गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज 15 अगस्त है, 74th ईयर अपने इंडिपेंडेंस का। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट का जो कंसेप्ट देखा था उसमें हमने करीब 2 आंसर्स किए थे। तो आज हम उसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट आंसर्स को करते हैं। उनमें से एक आपके सामने दिख रहा है आपको, ये फुल फॉर्म है इसका, देखिए, सार्क। राइट। आपने ये नाम बार बार सुना भी होगा, आपके स्कूल में, आपके ज्योग्राफी के इसमें आया था ये, बट इसके बारे में कभी ज़्यादा डिटेल आई नहीं। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में इतने बड़े जो कंसेप्ट है, इसमें सार्क का क्या रोल है, सार्क है किसका, बनाया किसने, और सार्क के ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इसका टास्क क्या क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, फाइनल इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं टाइम टू टाइम, वो हम यहाँ पे देखेंगे। राइट स्टूडेंट्स। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको अच्छे से सुनिएगा, आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। और एक बात बताऊं स्टूडेंट्स आप लोगों को, आप लोग जितनी भी थियोरी के लेक्चर सुनते हैं, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो, एक बात आपको बताना चाहूँगा। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि ये थियोरी का जो कंसेप्ट है इतना कुछ इसमें है नहीं, बस एक बार देख लो, पढ़ लो, फाइन, आपके एग्ज़ाम तक का ही काम का है। बट स्टूडेंट, आपको मैं बताना चाहूँगा, आफ्टर योर ग्रेजुएशन जब आप कभी किसी बड़े एग्ज़ाम को देते हो, या कोई भी लेवल पे, अगर आप एमकॉम करते हो या फिर इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो गवर्नमेंट का या फिर कोई भी टाइप का, तो वहाँ पे ये जो जनरल नॉलेज के टाइम पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो इसी कंसेप्ट में से ही पूछे जाते हैं। सपोज़ आपसे डेट पूछ ली किसी ने, सपोज़ आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि इसमें मेंबर्स कौन कौन है, तो तब हमें इसका अंदाज़ा होता है कि काश हमने उसको एकदम अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया होता। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सिर्फ आप इसको रटने के लिए कभी मत पढ़िएगा। अगर आप रटने वालों में से हो तो फिर तो आपके सामने नोट्स है ही, आप रट लीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अगर आप इसको सिर्फ समझ लो, अपने दिमाग में उतार लो कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे है, तो एग्ज़ाम में जब अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो आप उसको खुद अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो। और जब आप अपने आप से फ्रेम करना सीख लेते हो ना स्टूडेंट्स, बस आपका काम वहीं पूरा होता है। आपके ग्रेजुएशन का रियल लेवल आपको पता चलता है कि हाँ, मुझे खुद का आंसर फ्रेम करने आता है और वो राइट भी है। बिकॉज इसमें देखिए, जो चीज़ें होती हैं, जो डेट्स होती हैं, और जो किसने फॉर्म किया, कहाँ हुआ, कौन से ग्रुप मेंबर्स आए, कौन से क्या क्या हुआ, यही सब याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है स्टूडेंट्स। जिस तरीके से आप लोग देखिए ना, अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज याद करते हो, उसका रूल्स याद करते हो, सो उसी तरीके से स्टूडेंट्स अपने जो भी ये आंसर्स हैं उनको भी आप ऐसे याद रखने की कोशिश करिए, बुलेट पॉइंट्स के ज़रिए ही सही, या फिर आपको जो भी शॉर्ट मेथड अच्छा लगे वो। राइट। सो आप पूरा इसको सुनिएगा। मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि काफ़ी कम लोग लेक्चर्स को व्यू करते हैं थियोरी का। शायद उनकी इंटरनेट की एम बी उनको ज़्यादा चली जाती होगी, या फिर ऐसा कोई इशू है। बट कोशिश ये करनी है कि आपको ये सुनना है ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें आपको आज लगती होंगी छोटी सी बचकानी, बट आने वाले समय में ये आपको याद कराएगी कि हाँ, काश मैंने याद किया होता। एक बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, आप लोग, आपकी जो स्टडी होती है ना करंट लेवल की, जो भी आप करंटली पढ़ते हो, वो आपके फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करती है। वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको ये आपका जो आज का ये पास्ट टेंस है, ये आपसे मिलेगा। और जब अगर आपने उसको आंसर दे दिया कोई भी, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ भाई, मेरा पढ़ना सफल हुआ। लेकिन अगर आप उसका आंसर ही नहीं दे पाए, तो फिर आपने जो ये सुना ही नहीं था और आपने अपना नुकसान किया। राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। सो आई इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कि आप इसको अच्छे से सुने, इसके बाद भी अच्छा एक आंसर है। फाइन। अब हम इसमें जो बातें कर रहे हैं ना, ये सार्क की, ये क्या है, अपने आप में एक एसोसिएशन है। इसमें देखो नाम में लिखा है एसोसिएशन ऊपर। राइट। ये ग्रुप है अपने आप में, सार्क। सो स्टार्ट करते हैं इसको। टू ब्रिंग अबाउट द रीजनल कॉर्पोरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्री। साउथ एशियन मतलब क्या, अभी एशिया में तो हम इंडिया आ गया, तो साउथ की तरफ। फाइन, तो इसलिए साउथ की तरफ जो वर्ल्ड ग्लोब होता है, ग्लोब में हम साउथ की तरफ आते हैं। द सार्क वॉज लॉन्च इन दिसंबर 1985। उस समय 7 कंट्रियों ने साथ मिलकर इसको बनाया।
बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। 2007 में हमने किसको ऐड किया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। हाँ, पहले नहीं था बट बाद में इसने भी इसको भी अपने शामिल कर लिया। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए पाकिस्तान भले ही हमारा इनसे फाइट चलता रहता है वगैरह वगैरह, बट बिजनेस लेवल की बात अलग होती है, तो इसमें इनको ग्रुप में शामिल किया गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला दिया है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रीजन के लोगों को वेलफेयर देना, उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। यस, बहुत अच्छी बात है ये तो। टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन थ्रू रीजनल कॉपरेशन। फाइन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे को प्रोवाइड करना। अब जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है इंडिया के अंदर जो अ, उत्पादन में आती है, मतलब इंडिया में ग्रो होती है सपोज करके, ये इंडिया में जिसका अ, पैदा होता है। फाइन, तो इससे क्या है कि हम अदर कंट्रीज़ को, अपने आजू बाजू में जो अपने पड़ोसी हैं, सार्क मेंबर्स हैं, इनको हम दे सकते हैं। एंड लाइक इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री को अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, और जो चीज़ उनके यहाँ पे होती है हमारे यहाँ नहीं होती है, हम उनसे ले लेते हैं। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द मेंबर नेशंस। टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन एंड ईच अदर प्रॉब्लम। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में आना। अब जैसे कि देखिए ना, बीच में नेपाल में भूकंप आ गया था। फाइन, श्रीलंका में कभी कुछ हो जाता है, या बांग्लादेश में कभी कुछ हो जाता है, या मालदीव्स में। फाइन, तो इंडिया आगे से उसको हेल्प करेगा, और अगर इंडिया में कुछ होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाली कंट्री भी हमारे को हेल्प करे। यही तो मेंबरशिप है। देन टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग द मेंबर नेशन एट इंटरनेशनल फोरम्स विद द कॉमन इंटरेस्ट। यस, इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे को रिप्रेजेंट करना। टू कॉपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम सबका एक, मतलब मकसद सबका एक होना चाहिए। फिर देखिए इसमें दिया हुआ है साप्ता एक अलग से, अ स्टेप टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, लिबर्टी के लिए सार्क मेंबर ने बनाया था। और 1993 11 अप्रैल, ढाका। ढाका कहाँ पे आता है? ये बांग्लादेश में आता है, ये दिख रहा है आपको। द साप्ता एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन 1995, तो इसमें ये एडिशन हुआ। साप्ता कंटेन प्रोविजन फॉर गिविंग स्पेशल एंड फेवरेबल ट्रीटमेंट टू एलडीसी। एलडीसी का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे दिया ना, एलडीसी दैट इज कॉल्ड एज द लीस्ट डेवलप कंट्री। इनका फिर मिलके एक ग्रुप में ये तय तय हुआ कि और जो ऐसे नेशन हैं, जो ऐसे देश हैं जिनके यहाँ पे बिल्कुल तरक्की नहीं है, बहुत ही बुरी दौर से गुजर रहे हैं, उनको हेल्प करेंगे। ड्यू टू दिस द मेंबर प्रोडक्ट्स आर एंजॉइंग अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। जो भी हमारा मेंबर बनेगा उसको हम प्रेफर करेंगे। फिर देखिए साफ्ता, इस चीज़ में और एडिशन हुआ, 2004 में बात आई, साइन किया गया, और 2006 फर्स्ट जनवरी से इसको एप्लीकेबल किया गया। प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या बता रहे हैं यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन अमंग द सार्क मेंबर कंट्रीज इज वेरी स्लो ड्यू टू एथनिक प्रॉब्लम। हाँ, प्रोग्रेस फास्ट रेट पे तो नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी क्योंकि एथनिक प्रॉब्लम्स है, बॉर्डर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे झगड़े चलते हैं अलग से, पॉलिटिकल में प्रॉब्लम है, आइडियोलॉजीज में प्रॉब्लम है, उनका मानना अलग, हमारा मानना अलग है। द पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैव टू bury the difference in the common interest and for the purpose of promoting the trade. They have to realize that the regional economic growth can be faster through cooperation rather than competition among the member nations. So these are the immense potentialities of mutual cooperation for the purpose of growth. देखिए जब तक अगर ये म्यूचुअल कॉपरेशन में नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं होगा। एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द रीजन एंड ऑल्सो प्रमोट द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मेंबर नेशन, जो इसके पहले ट्रेडिंग ब्लॉक्स का एक आंसर है, वो सेम टू सेम आएगा इसमें। सो विद दिस स्टूडेंट्स, ये अपना सार्क का तो आपका छोटा सा एक शॉर्ट नोट लेवल का आंसर है, ये आपका यहाँ पे पूरा होता है। फाइन, इसके बाद ये देखिए नाफ्ता, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, इसको ऐसा कहा गया है। ये कब बना? सितंबर 1993 में। द यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इसमें 3 ग्रुप है, बराबर है, 3 लोग हैं। The North American Free Trade Agreement, which was created among the trading bloc NAFTA, it came into force on 1194. NAFTA was expected to remove all the trade barriers among the members by 2009. NAFTA is the largest trading bloc in the world. मतलब trading bloc का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अपना अपना ग्रुप बना के अपने ग्रुप को ही पहले सेटिस्फाई करना।
मतलब हम पहले ट्रेड करेंगे आपस में, किसी और के साथ नहीं करेंगे, और जब आपस में सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उसके बाद जब लगेगा तो हम फिर किसी और से करेंगे। NAFTA was ranked among the trading blocs with a total merchandise export of $2371 बिलियन। काफ़ी बड़ा अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये तो इतना ये लोग आपस में एक्सपोर्ट कर लेते हैं मिलकर। फाइन, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम जैसे ही होंगे। टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स, आपस में कोई प्रकार का कोई बैरियर नहीं रखना है, सोशल रिलेशन बढ़ाना है, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जिस कंट्री के पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वो टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर करेगा। टू नेगोशिएट कलेक्टिवली विद नॉन मेंबर्स ऑन सर्टन फॉरेन ट्रेड मैटर्स। टू प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन इन FTA। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आप मतलब आपस में किसी भी प्रकार की किसी की कोई प्रॉपर्टी है वो कोई भी अपने नाम पे नहीं करा सकता। To develop industries in Mexico in order to create employment and to reduce migration from Mexico to USA. To assist Mexico in earning additional foreign exchange to meet a foreign debt burden. मतलब आप इस मैक्सिको की हिस्ट्री बताती है कि बीच में मैक्सिको की हालत बहुत ही ख़राब थी, मीन्स वो अंडर डेवलप कंट्रियों में से था, और उसमें लोगों में ऐसा था कि लाइक मैक्सिको को छोड़ छोड़ के जा रहे थे USA की तरफ कि वहीं पे अपनी लाइफ बनाएंगे। बट उस टाइम पे अमेरिका ने क्या किया, मैक्सिको में ही वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करके दे दी ताकि वहाँ के लोग कहीं भी ना जा सकें। राइट, मेजर्स अंडरटेकन बाय नाफ्ता, residents of NAFTA nation can invest freely in other NAFTA countries, protection of intellectual property rights of member country, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, आपस में लेबर्स कहीं भी जा सकते हैं यहाँ पे तीनों में से, एंड पोल्यूशन कंट्रोल होगा, और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड लेवल के बनाएंगे। तो इनका मेजर्स था ये नाफ्ता का, और ये बहुत ही बेस्ट लेवल पे इन्होंने किया भी, एक एग्जाम्पल सेट किया पूरी दुनिया के लिए कि छोटा ग्रुप बनाकर भी ये लोग सबसे आगे निकल गए। अब इसके अचीवमेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन ट्रेड अमंग द मेंबर नेशंस। Trade among the three NAFTA nations have increased by over 5 times between 1993 and 2009. In 1993, the trade was around US dollar 300 billion, which increased to 1600। सोचिए ज़रा, इतने कम समय में इतना बड़ा बिजनेस एक दूसरे के लिए प्रोवाइड करना। FDI बढ़ा, FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यस। USA, मैक्सिको, कनाडा में इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, और 240 बिलियन 2009 में इन्होंने अर्न करवाए। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी इनका बड़े लेवल पे होता है, ये देख लीजिए यहाँ पे। वैसे कनाडा मैक्सिको में काफ़ी अच्छी खेती होती है एज़ कम्पेयर टू USA। एम्प्लॉयमेंट लेवल, येस, देयर इज़ एन ह्यूज एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट। Also, the employment in Mexico has increased due to the increased demand for labor-intensive product of Mexico from USA. Mexico overcome financial crisis. Yes, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था ना। तो 1994 में ये हालत हुई थी मैक्सिको की, वो अपनी बुरे दौर से गुजर रहा था। नाफ्ता एग्रीमेंट साइन होने के बाद उनको IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने काफ़ी हेल्प किया। The political relation between NAFTA nations have improved considerably. Due to the improvement in political relations, there was a considerable improvement on the economic front. Consumer welfare. There is a considerable improvement in consumer welfare in the member nations of NAFTA. The consumer get quality goods at right price due to technological development. एक दूसरे के कंज्यूमर्स की वेलफेयर करना। इंक्रीज इन GDP ऑफ द मेंबर नेशन, यस GDP बना के दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, राइट। बिकॉज ऑफ दिस, मतलब जितना अच्छा आपस में इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, शायद ही किसी का ग्रुप ने आपस में पूरे वर्ल्ड में किसी को सपोर्ट किया होगा। सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट के स्टूडेंट्स, इस छोटे से ग्रुप ने, हमने एक सार्क देखा, इसमें देखिए मिला के 8 मेंबर है, लेकिन ये 8 मेंबर उस 3 मेंबर के सामने भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों में इतने सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। लेकिन नाफ्ता, दैट इज़ ये 3 लोगों के बीच में, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका, इन लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कुछ नहीं, और इसकी वजह से ये लोग हमेशा आगे ही रहते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, सो ये आपका दूसरा आंसर भी पूरा होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डेट इज़ WTO। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है। फाइन। इन 1947 23 कंट्रीज ने मिलकर बनाया, दैट इसका नाम उस समय पे था गैट। 1995 में इसका नाम बदल के हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO is a broader scope. It includes not only regulation of the world trade of goods, but it also regulates trade in services. सिर्फ गुड्स की बात नहीं होती, सिर्फ सर्विसेज की बात भी होती है इसमें। और 2013 में इसकी मेंबरशिप बढ़ के देखिए कितनी हो गई, 159 कंट्रीज, मतलब ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मिला के लगभग 195 कंट्रीज़ हैं। तो इसमें से अगर 159 ही ग्रुप में आ गई तो ऑलमोस्ट छोटी मोटी कंट्रियाँ बची होंगी। ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या था इनका। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा आपस में। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब अगर किसी भी कंट्री का आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो सेटलमेंट कौन करा के देगा, WTO। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा के देगा, और जो रिसोर्सेज जिसके पास ज़्यादा आ रहा है और जिसको ज़रूरत है उसको पहुंचाने में हेल्प करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यस, एनवायरनमेंट को ही प्रोटेक्ट करेगा। ग्रोथ ऑफ लेस डेवलप कंट्री, दैट इज़ LDC, जो लीस्ट डेवलप कंट्री होती है, जो छोटी, उन कंट्रियों को भी हेल्प करके देगा। एम्प्लॉयमेंट, WTO aims at regenerating full employment and broad increase in effective demand. Enlargement of production and trade, WTO aims on enlarge and production of trade and goods and services. Fine students, so with this, ये जो आपका ये छोटा सा आंसर है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये यहाँ पे पूरा होता है। सो मैंने आपसे देखिए स्टार्टिंग में जो बात कही, आप प्लीज़ उस पर गौर करिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि आप भी जानते हो कि सिर्फ BCom से काम नहीं चलता। सिर्फ डिग्री तो बहुत कोई ले लेता है, बट क्या होता है कि नॉलेज अगर उसके पास ही नहीं है वो थियोरी की, क्योंकि फिर आप सोचिए ना ज़रा, इतनी आसान फिर थियोरी दी क्यों है आपको। ये इसलिए दी जाती है कि आने वाले समय में आपको ये सब याद रहे। फाइन स्टूडेंट्स, so with this I am ending the session. Hope so you understand. Thank you.